वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स के आज के अंक में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें पहला है, आईएमएफ ने विकास दर अनुमान घटाया, फिर भी सबसे तेज जीडीपी वृद्धि वाला देश बना रहेगा भारत। इसको विस्तार से देखते हैं। तो इसमें दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने 2023-24 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 6.1% से घटाकर 5.9% कर दिया है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट है कि पहले जो विकास दर अनुमान था 6.1% था और उसको घटाकर के 5.9% कर दिया है। इस कटौती के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यानी इसके बावजूद भी भारत जो है दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ ने मंगलवार यानी 11 अप्रैल 2023 को जारी अपने सालाना विश्व आर्थिक परिदृश्य, नोटेड पॉइंट है, यह सालाना जो है विश्व आर्थिक परिदृश्य जारी किया है आईएमएफ ने। 2024-25 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है। जनवरी में 6.8% का अनुमान जताया था। वहीं 2022-23 में विकास दर 6.8% रह सकती है। आईएमएफ का वृद्धि आरबीआई से कम है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 7% और चालू वित्त वर्ष में 6.4% रह सकती है। सरकार ने 2022-23 के लिए अभी आर्थिक वृद्धि दर के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। और इसमें देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा। इसमें आईएमएफ ने एशिया प्रशांत एशिया की उप निदेशक एनी मैरी गुर्डे उल्फ ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, सबसे तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था बनी हुई है, लेकिन खपत बढ़ने में अपेक्षित मंदी की वजह से वृद्धि अनुमानों में थोड़ी कमी की गई है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ वृद्धि के मुख्य चालक के रूप में निवेश को देखता है। नोटेड पॉइंट है कि इसमें आईएमएफ जो है वृद्धि के मुख्य चालक के रूप में निवेश को देखता है। यह दो अंक में कर्ज वृद्धि, मजबूत पीएमआई और एक महत्वाकांक्षी सरकारी खर्च कार्यक्रम से स्पष्ट है। इस साल 2.8% रह सकती है वैश्विक वृद्धि दर इस साल 2.8% और 2024 में 3% रहेगी। महंगाई भी 2022 के 8.7% से कम होकर इस साल 7% और 2024 में 4.9% रह सकती है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2023 में 5.2% और 2024 में 4.5% रहने का अनुमान है। 2022 के दौरान यह 3% रही थी। नोटेड पॉइंट है कि 2022 में जो है चीन की आर्थिक वृद्धि 3% रही और 2023 में जो अनुमान है 5.2% का है और 2024 में 4.5% यानी 4.5% का अनुमान लगाया गया है। यानी इसमें है 5.9% कर दिया है। मुद्रा कोष ने वृद्धि दर अनुमान 2023-24 के लिए, पहले यह 6.1% का अनुमान था। कहने का आशय यह हुआ कि आईएमएफ ने 2022-24 के लिए जो भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है वह 5.9% का लगाया है, जबकि विश्व के लिए इसी समान अवधि में जो वृद्धि दर या विकास दर 2.8% है और जबकि चाइना के लिए इसी समान अवधि में 5.2% आर्थिक वृद्धि का अनुमान आईएमएफ ने लगाया है। जबकि आईएमएफ ने 2024-25 के लिए भारत की जो विकास दर या वृद्धि दर का अनुमान लगाया है वह 6.3% का लगाया है। पहले जो था 6.8% का लगाया था, उसको घटाकर 6.3% कर दिया है और इसी समय अवधि में वैश्विक वृद्धि दर को 3% रखा है और चीन की जो आर्थिक वृद्धि दर है इसी समान अवधि में यानी 2024-25 के लिए वह 4.5% यानी 4.5% का अनुमान लगाया है। एक संक्षिप्त जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देखें। यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना 1945 में की गई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। और इसमें जो है इसका प्रमुख प्रबंध निदेशक जो होता है वो किसी यूरोपीय को ही बनाया जाता है, यानी कोई यूरोपीय नागरिक ही इसका प्रमुख प्रबंध निदेशक आईएमएफ का बनाया जाता है। और जबकि विश्व बैंक जो है इसका भी स्थापना 1945 में किया गया और यह अपना कार्य शुरू 1946 से किया और इसका भी मुख्यालय भी वाशिंगटन में है। और नोटेड पॉइंट यह है कि इसका अध्यक्ष यानी वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष जो होता है उस अध्यक्ष पद पर सदा अध्यक्ष पद जो होता है, अध्यक्ष पद पर कोई अमेरिकी सदा नियुक्त होता रहा है, यानी कोई अमेरिकन नागरिक ही वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष अब तक बनता रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें यूपीआई से लेन देन इसमें दिया है। देश भर के बाजार में 95.1% लेन देन यूपीआई से होता है। इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी फोन पे की है। यानी देश भर के बाजार में 95.1% जो लेन देन है यूपीआई से होता है, इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी जो है फोन पे की है। इसमें देखें तो फोन पे की जो हिस्सेदारी है 49.4% है, यानी पहले स्थान पर जो है फोन पे है और इसकी हिस्सेदारी जो है 49.4% है। इसके बाद गूगल पे है 33.7% इसकी हिस्सेदारी। इसके बाद पेटीएम है 10.6% हिस्सेदारी है। इसके बाद है क्रेडिट पे, इसका जो हिस्सेदारी है 1.4% है भारतीय बाजारों में। अर्थात भारतीय बाजार में जो है सर्वाधिक जो हिस्सेदारी यूपीआई का है उसमें फोन पे का है लगभग आधे के बराबर, आधे से कुछ कम है फोन पे की हिस्सेदारी भारतीय बाजार में। और इन चारों का यानी ये जो चार हैं इसकी हिस्सेदारी जो है भारतीय बाजार में वह 95% से ज़्यादा है। लेन देन में यूपीआई के माध्यम से जो लेन देन है वह 95% से ज़्यादा है। ये चार यूपीआई के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखें तो यूपीआई की जो शुरुआत की गई वो 11 अप्रैल 2016 को की गई। 11 अप्रैल 2016 को जो है यूपीआई की भारत में शुरुआत की गई और यूपीआई का जो मालिक है वह
NPCI है, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है वो यूपीआई का मालिक है। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, यानी एकीकृत भुगतान प्रणाली, एकीकृत भुगतान इंटरफेस जो है यूपीआई है, उसका मालिक NPCI है। और इसमें नोटेड पॉइंट ये भी है कि भीम यूपीआई की शुरुआत जो हुई थी वो 30 सितंबर 2016 को की गई। और भीम यूपीआई जो है, भीम यूपीआई का विकास भी NPCI ने, अर्थात जो यूपीआई का मालिक हमने देखा, यूपीआई का जो मालिक है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI, वह भीम यूपीआई का भी विकास किया है। और भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश, यदि देखें, यह पूर्व की परीक्षा में पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला विश्व का देश देखें तो भूटान, यानी भारत का सबसे सशक्त पड़ोसी देश जो है, या पड़ोसी देश जो है भूटान, वह भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश है। और भीम यूपीआई जो है 20 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अलावा यह देखें तो इसमें जो है, यानी यूपीआई को देखें, भीम यूपीआई नहीं बल्कि यूपीआई को देखें तो यूपीआई को अपनाने वाला पहला विदेशी जो देश है वो भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। और जबकि हमने देखा भीम यूपीआई को अपनाने वाला जो देश है वो भारत का पड़ोसी देश ही भूटान था। तो यूपीआई को अपनाने वाला देश, यानी यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश क्या है? नेपाल है। अभी यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश जो है भूटान है। और 21 फरवरी 2023 को यूपीआई और पिनाओ के लिंक होने के बाद भारत सिंगापुर के बीच आसानी से यूपीआई पेमेंट होगा। यानी जो भारत का यूपीआई है और सिंगापुर का पिनाओ है, उसके बीच लिंक, पिनाओ मीन्स पे नाउ लिंक का यूपीआई से लिंक कर दिया गया, यूपीआई से। तो अब जो है भारत और सिंगापुर के बीच जो है आसानी से यूपीआई से पेमेंट हो सकेगा। और यह 21 फरवरी 2023 को किया गया। और अभी जो हमने ये आंकड़े देखे, ये आंकड़े जनवरी 2023 के दिए गए हैं। ये आंकड़े जो हमने अभी देखा, ये आंकड़े जो है जनवरी 2023 के हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो मेघालय की गुफा में मेढक की नई प्रजाति मिली। इसमें है शिलांग। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI के शोधकर्ताओं ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में एक गुफा के अंदर से मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की। शोधकर्ता भास्कर सैकिया ने कहा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कार्यालय और पुणे स्थित GSI के शोधकर्ताओं गुफा के भीतर मिले मेढक कैस्केड रानिड, नोटेड पॉइंट है, कैस्केड रानिड की प्रजाति के हैं। ये इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जाम दृष्टिकोण से। यह जो मिला है वो मेघालय मिला है और मेघालय की राजधानी हम जानते हैं शिलांग है। और ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है GSI के शोधकर्ताओं ने यह प्रजाति ढूंढी है। और इस प्रजाति का नाम हमने देखा क्या है? कैस्केड रानिड। तो नोटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो तृणमूल के लुई जिन्नो फलेरियो ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा। इसमें देखते हैं तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट है कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं लुई जिन्नो फलेरियो ने संसद के उच्च सदन या राज्यसभा, उच्च सदन मींस राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने बताया कि चुनाव की सूचना मिलते ही पार्टी इस सीट के लिए नए उम्मीदवार की घोषणा करेगी। फलेरियो गोवा में पार्टी के मामलों को लेकर लंबे समय से हाशिए पर थे। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को किया आश्वस्त सभी विषयों के समाधान के साथ नया डाटा संरक्षण विधेयक मानसून सत्र में। इसमें तमिलनाडु सरकार का चार्ट बता रहा संघ के स्वयंसेवक अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित, राज्य की याचिका खारिज, संघ को पूरे प्रदेश में मार्च की अनुमति, अगस्त के पहले हफ्ते तक संवैधानिक पीठ बन जाए तो अच्छा। इसमें देखते हैं क्या दिया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स की निजता के संरक्षण और निजी डाटा से जुड़ी चिंताओं पर दायर याचिका की सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान मंगलवार यानी 11 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने बताया कि वह संसद की मानसून सत्र में नया डाटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी। नोटेड पॉइंट है, इसमें नया डाटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी मानसून सत्र में। जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता में बनी संवैधानिक पीठ, नोटेड पॉइंट है, जस्टिस जो है KM जोसेफ की अध्यक्षता में बनी संवैधानिक पीठ जो बनी उसके अध्यक्ष जो है वो जस्टिस KM जोसेफ हैं। संवैधानिक पीठ के समक्ष हो रही याचिका की सुनवाई में अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी, यानी भारत को जो अटॉर्नी जनरल है वर्तमान में वो R वेंकट रमणी जी हैं, ने कहा कि याचिका में रखे गए सभी विषयों का समाधान इस विधेयक में हो रहा है। संसद का मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक चलता है। दूसरी ओर जस्टिस जोसेफ 16 जून को रिटायर हो रहे हैं। इस वजह से नई संवैधानिक पीठ बनाने के लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को रखने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह याचिका 2 विद्यार्थियों करमणीय सिंह सरीन और श्रेया सेठी ने दायर की। उन्होंने अमेरिकी कंपनी मेटा की 2 कंपनी व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच में समझौते को चुनौती दी है, जिसमें यूजर्स के निजी डाटा को लेकर नई नीति जारी की जा रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो चुनाव की घोषणा के बाद ही निर्वाचन अधिकारी को तलाशी जब्ती का अधिकार। इसमें हाईकोर्ट यानी बेंगलुरु हाईकोर्ट का कहना है कर्नाटक में इस वक्त जो है विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो वहां बेंगलुरु के हाईकोर्ट का कहना है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ चुनाव की घोषणा के बाद ही निर्वाचन अधिकारियों को किसी सामग्री की तलाशी और उसे जब्त करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति M नागा प्रसन्ना ने इश्तियाक अहमद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अपने हालिया फैसले में कहा कि चुनाव की घोषणा के पूर्व किसी सामग्री की तलाशी या उसे जब्त करना निर्वाचन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें है अल नीनो के बावजूद सामान्य रहेगा मानसून। इसमें है IMD का पूर्वानुमान, किसानों के लिए बड़ी राहत, 52% खेती बारिश पर निर्भर, यानी भारत में जो है 52% जो खेती है वो बारिश पर निर्भर है। दूसरे चरण में अल नीनो का प्रभाव संभव, सामान्य से लेकर उससे अधिक बारिश का अनुमान।
इसको विस्तार से देखते हैं। तो इसमें है अल नीनो की स्थिति बनने के बावजूद भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य बारिश होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी का मंगलवार 11 अप्रैल 2023 को जारी पूर्वानुमान किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत राहत देने वाला है। एक दिन पहले ही स्काईमेट वेदर ने इस साल देश में सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की थी। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए मानसूनी बारिश बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि 52% नोटिस पॉइंट है, 52% कृषि बारिश पर निर्भर है। देश के कुल खाद्य उत्पादन में इसका 40% हिस्सा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव एम रविचंद्रन ने कहा, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम यानी भारत में जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम जून से सितंबर के दौरान सामान्य बरसात होगी। यह मोटे तौर पर 87 सेंटीमीटर की दीर्घकालिक औसत का 96% यानी 5% ऊपर नीचे के साथ होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 50 साल के औसत 87 सेंटीमीटर बरसात के 96 से 104% के बीच की बारिश को सामान्य माना जाता है। यानी सामान्य बारिश को देखें तो 96 से 104% के बीच जो बारिश होती है उसको सामान्य माना जाता है। और इसमें देखें तो इसमें सामान्य से लेकर उससे अधिक बारिश का अनुमान इसमें आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्रा ने कहा कि सामान्य से अधिक बारिश होने की 67% संभावना है। 2019 के बाद से भारत में लगातार 4 साल से मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश हुई है। महापात्रा ने कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी, पश्चिम मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ हिस्सों में सामान्य और सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अधिकतर इलाकों, निकटवर्ती पूर्वी मध्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के कुछ इलाकों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। दूसरे चरण में अल नीनो का प्रभाव संभव। आईएमडी के प्रमुख ने बताया कि अल नीनो का प्रभाव मानसून के दूसरे चरण में देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सभी अल नीनो वर्ष खराब मानसून साल नहीं होते। भारत में पहले 1951-2022 के दौरान 40% अल नीनो वर्ष में सामान्य और सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, यानी भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और इसमें देखें तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। जबकि जाड़े के दिनों में जनवरी से फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है उसे लौटी मानसून या उत्तरी पूर्वी नोटिस पॉइंट है कि उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। दक्षिणी भारत में या जो है तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर जो होती है वर्षा लौटी मानसून के कारण या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है जाड़ों के दिनों में। कोरोमंडल जो तट है वह यानी भारत का सबसे दक्षिणी भाग जो कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के भाग तक जो भाग होता है, भारत का जो भाग है वह कोरोमंडल तट कहलाता है। जबकि कोरोमंडल तट से कर्नाटक के मंगलुरु तक का जो भाग है वह मालाबार तट कहलाता है। और जबकि गोवा से लेकर मंगलुरु तक का भाग जो केंद्रा तट कहलाता है। और इसके बाद गोवा से लेकर के जो गुजरात तक का भाग है वह कोंकण तट कहलाता है। इसके बाद यदि इधर देखें पूर्वी तट पर भी हमने देखा कोरोमंडल तट था कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक, और कृष्णा नदी से लेकर के जो ऊपर का भाग है वह आपका उत्तरी सरकार है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और यह जून से सितंबर तक इसकी समयावधि है। और इसमें जो वर्षा होती है 73.7% के औसत, यानी जो इसका औसत वर्षा का दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो वर्षा का औसत है वह लगभग 73.7% जो वर्षा होती है भारत में, यानी सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसकी अवधि जो है जून से सितंबर तक समयावधि है। दूसरे नंबर पर प्रवर्ती मानसून से वर्षा होती है, तीसरे नंबर पर पूर्व मानसून काल से वर्षा होती है और चौथे स्थान पर शीत ऋतु या उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है भारत में। आगे इसमें कुछ और अतिरिक्त जानकारी देखें तो एल नीनो व दक्षिणी दोलन सूचकांक के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो प्रासंगिक है अल नीनो, इसके बारे में देखते हैं अल नीनो क्या है। तो अल नीनो जो है यानी जिस वर्ष पेरू के तट पर एल नीनो, यहाँ पर एल नीनो जो है अल नीनो इसको कहते हैं प्रति विश्वती गर्म सागरी धारा, यानी अल नीनो जो होता है गर्म सागरी धारा होती है का, यानी जब यह अल नीनो का जन्म पेरू के तट पर होता है उस पर दक्षिणी दोलन सूचकांक नकारात्मक होता है, अर्थात दक्षिणी दोलन जो सूचकांक होगा नकारात्मक होगा। अर्थात इस दौरान जो होती है भारत में जो मानसून होती है उसकी प्रबलता कम हो जाती है, अर्थात मानसून कम सक्रिय होता है एल नीनो के प्रभाव के कारण। और जबकि इसका ला नीनो जो होता है इसके कारण जो होता है वह दक्षिणी दोलन सूचकांक जो होता है वह धनात्मक हो जाता है, अर्थात इस दौरान जो होता है वह मानसूनी हवाएं जो होती है ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, अर्थात ज्यादा सक्रिय होती हैं, अर्थात ज्यादा बारिश होती है ला नीनो प्रभाव के कारण। जबकि अल नीनो प्रभाव के कारण जो होता है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मानसूनी हवाओं पर। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो जम्मू कश्मीर में G20 की पर्यटन बैठक पर पाकिस्तान तिल मिलाया, यानी G20 की जो पर्यटन बैठक है जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। तो भारत G20 की अध्यक्षता के तहत जम्मू कश्मीर में अगले महीने पर्यटन पर नोटिस पॉइंट है पर्यटन पर कार्यबल की बैठक करने जा रहा है। पर्यटन पर कार्यबल की बैठक जो है जम्मू कश्मीर में होगी। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान तिल मिला गया। पाकिस्तान ने 22 से 24 मई को श्रीनगर में होने वाली कार्यबल की बैठक पर एतराज जताया। वहीं दुनिया के 20 प्रमुख देशों के दमदार फोरम G20 नेताओं की शिखर बैठक सितंबर में नई दिल्ली में होने वाली है, यानी जो G20 की शिखर बैठक है जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा वह सितंबर में उसकी बैठक होगी, नई दिल्ली में होगी। इसमें देखें तो भारत चाहता है कि अधिक प्रगतिशील बने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अधिक प्रगतिशील बने। इसमें है वित्त मंत्री ने अमेरिकी थिंक टैंक के कार्यक्रम में कहा भारत उठा रहा है वैश्विक दक्षिण की आवाज, उदारीकरण पर हो खुली चर्चा। अमेरिका में सिख प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वैश्वीकरण के लाभ नहीं पलटेंगे। इसमें देखते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व व्यापार संगठन WTO को नसीहत दी कि इसे अधिक प्रगतिशील बनाने की जरूरत है। अमेरिकी थिंक टैंक
पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी PIIE द्वारा आयोजित चर्चा में उन्होंने कहा भारत चाहता है कि WTO और अधिक प्रगतिशील बने, सभी देशों की बात सुने और सभी के प्रति निष्पक्ष रहे। उन्होंने कहा भारत यह वैश्विक दक्षिण की तरफ सिर्फ कह ही नहीं रहा है, बल्कि भारत ने सबसे कम विकसित देशों के लिए कोटा मुक्त शुल्क मुक्त व्यापार नीति बनाई है। 2014-2017 के दौरान भारत की वाणिज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने WTO में बिताए अनुभव साझा किए। उदारीकरण और शुल्क में कटौती पर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री कैथरीन तई को उद्धृत कर उन्होंने कहा, तमाम देश बाजार उदारीकरण की हदें तलाशने लगे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इसका खामियाजा भुगता है। अगर किसी देश को अपने बाजार लगातार खोलना होगा तो उसके लिए अपने देश में विनिर्माण क्षमताएं हासिल करना संभव नहीं होगा। भारत ने इस पर WTO से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। जानते हैं कि WTA यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी स्थापना 1995 में की गई और भारत संस्थापक सदस्य देशों में से एक है, और जो है इसमें WTO में वर्तमान में 164 देश हैं यानी 164 कंट्रीज हैं, और जो नवीनतम देश है वो अफगानिस्तान इसका सदस्य बना है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो ये आज जो है यानी 13 अप्रैल और आज 12 अप्रैल 2023 यानी वंदे भारत आज से ट्रैक पर दौड़ेगी। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, यानी 12 अप्रैल 2023 को यानी आज। रेलवे प्रशासन की ओर से अजमेर नोटिस पॉइंट है, अजमेर दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 12 अप्रैल को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर दिल्ली कैंट नोटिस पॉइंट है, जयपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ये राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी और ये भारत की 14वीं जो है वंदे भारत ट्रेन होगी, क्योंकि हमने देखा इससे पूर्व अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और सिकंदराबाद यानी तेलंगाना के सिकंदराबाद और तिरुपति आंध्र प्रदेश की तिरुपति के बीच 13वीं वंदे भारत ट्रेन का रवाना किया था। और उसी दिन जो है यानी 8 अप्रैल 2023 को चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच भी वंदे भारत चलाई गई थी। तो यह जो वंदे भारत है यानी जो राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है, जयपुर दिल्ली कैंट से होकर गुजरेगी, यह भारत की 14वीं जो है वंदे भारत ट्रेन होगी। खबर देखें तो इसमें भारत ने चीन की आपत्ति फिर की खारिज, कहा अरुणाचल प्रदेश हमारा अविभाज्य हिस्सा। शाह के समापवर्ती राज्य के दौरे पर ऐतराज को नकारा, कहा हकीकत नहीं बदलेगी। इसमें देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश दौरे के बाद मंगलवार यानी 11 अप्रैल 2023 को असम पहुंचे। CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। इसमें देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश की समीपवर्ती गांव यानी अरुणाचल प्रदेश का जो है सीमावर्ती गांव किबुथी में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दौरान कहा, यानी जो वाइब्रेंट विलेज जो कार्यक्रम शुरू किया गया वह अरुणाचल प्रदेश के किबुथी गांव जो एक सीमावर्ती गांव है वहां यह शुरू किया गया। तो और इसमें विस्तार से देखते हैं तो इसमें यह है PM मोदी की युवाओं से अपील, सीमावर्ती गांव की यात्रा करें। इसमें है चीन की टिप्पणी के बीच PM नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की तारीफ की। PM मोदी ने ट्वीट किया, मैं लोगों को खासकर युवाओं से अपील करता हूं कि सीमावर्ती गांवों की यात्रा करें। यह उन्हें अलग अलग संस्कृतियों से रूबरू कराएगा और वहां रहने वाले लोगों के आतिथ्य को अनुभव करने का मौका देगा। निश्चित रूप से यह यादगार अनुभव साबित होगा। इसमें देखें तो 4800 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार यानी केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज के तहत सरहदी गांव के विकास यानी वाइब्रेंट विलेज जो है यह सरहदी गांव का विकास के तहत एक कार्यक्रम है। वाइब्रेंट विलेज सरहदी गांव के विकास पर 4800 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांव का समग्र विकास किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो बिना आधार राशन लगाने से लगते हैं राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। सपा नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के आरोप खारिज। इसमें देखते हैं यह जनवरी में ली थी सुप्रीम कोर्ट की शरण। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान के करीबी सहयोगी मलिक ने जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें शिकायत की गई थी कि अप्रैल 2022 में राज्य सरकार द्वारा राजस्व लगाने के खिलाफ उनकी याचिका को कई बार आग्रह के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह किया है कि पर्याप्त आधार के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नोटिस पॉइंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो राजस्व है लगाने से राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगते हैं। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने समाजवादी पार्टी सपा के नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ लगाए गए राजस्व के आरोप को खारिज कर दिया। महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले भी वेतन में वृद्धि के हकदार। इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले भी वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार। शीर्ष अदालत ने यह फैसला कर्नाटक सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अपील को सुनाया। जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने मंगलवार को अपील खारिज कर दी। पीठ ने कहा कॉर्पोरेशन की इस दलील में कोई दम नहीं है कि वार्षिक वेतन वृद्धि एक प्रोत्साहन है जो कंपनियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब कर्मचारी सेवा में नहीं रहता तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कॉर्पोरेशन ने कर्नाटक हाईकोर्ट खंडपीठ के निर्णय को चुनौती दी गई थी। इस फैसले में कहा गया था कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार थे, भले ही वे उसके अगले दिन रिटायर हो गए हों। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश संबंधित है। निकाय चुनाव पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हाईकोर्ट में दी चुनौती। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। इसमें निकाय चुनाव को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। इसके चलते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में मंगलवार को एक नई याचिका 11 अप्रैल 2023 को एक नई याचिका दाखिल कर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। याचिका में OBC की परिभाषा बदले बिना सौंपी गई आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए सरकार की तरफ से 30 मार्च को जारी सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता नईम अहमद ने याचिका शाहजहांपुर की कटरा नगर पंचायत के आरक्षण को लेकर दाखिल की है। याचिका कि कानूनी प्रावधानों का समुचित पालन न होने से पहले यह सीट सामान्य थी जिसे अब आरक्षित कर दिया गया। याचिका अधिवक्ता चंद्रभूषण पांडे ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के लिए कानून बनाकर यूपी राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया है। इसकी जगह महज एक शासनादेश जारी कर आयोग बना दिया गया है।
इसमें देखें तो निकायवार आरक्षण की अनदेखी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था से इतर पिछड़ा वर्ग आयोग ने समग्रता का दिया फॉर्मूला। पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण की सिफारिश निकायवार न करके श्रेणीवार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दिए थे निर्देश। इसके बाद कम प्रतिनिधित्व पर भी आबादी को बनाए आधार। तो 8 निगमों में ओबीसी की आबादी 27% से कम, ये जानकारी दी गई है इसमें। कुछ अतिरिक्त जानकारी देखें उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। पहला जो होता है नगर निगम होता है, दूसरा जो होता है नगर पालिका परिषद होता है और तीसरा जो है नगर पंचायत होता है। इसमें 1992 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संविधान संशोधन करके एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसके तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 जी अनुच्छेद में नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। नगर निगम में एक मेयर यानी नगर निगम जो बना है उसमें एक मेयर, एक उप मेयर और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा पद धारण की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पद धारण से 2 वर्ष की अवधि तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और यह पारित नहीं होता तो फिर उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन। पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य आते हैं। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 110 से अधिक नहीं हो सकती। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं, वर्तमान में पंचायती राज मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू किया गया। नगरों के प्रकारों को घोड़ा राज्यपाल या गवर्नर करते हैं। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। पंचायतों को धनराशि का संक्रमण राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।